मेरा नाम रबीखा है। मेरी शादी किसी मोहब्बत के वादे से नहीं बल्कि एक रिवायत के तहत तय हुई थी। हमारे माशरे में जब लड़की उम्र की एक हद पार कर लेती है तो इसके ख्वाब नहीं देखे जाते, इसके लिए रिश्ते देखे जाते हैं। कोई नौकरी पेशा लड़का, शरीफ खानदान, मुनासिब हालात, और बस यही काफ़ी समझा जाता है। मेरी शादी भी बिल्कुल इसी पैमाने पर परखी गई और इसी हिसाब से तय कर दी गई। मैं और महमूद दोनों पढ़े लिखे थे, मगर इल्म ने हमें ये इख्तियार नहीं दिया था कि हम एक दूसरे को जान सकें। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मुलाकात, ना कोई सवाल। फैसला घर वालों का था और मेरी खामोशी ही मेरी रज़ा समझी गई। मैंने इनकार नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कि मैं राज़ी थी, बल्कि इसके लिए कि मुझे इनकार करना कभी सिखाया ही नहीं गया था। घर में शादी की तैयारियों का शोर था। कभी कपड़ों के रंग ज़ेरे बहस होते, कभी जहेज की फहरिस्त लंबी होती जाती, कभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगते। हर कोई मसरूफ़ था, मगर कोई ये नहीं पूछ रहा था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। एक दिन मेरी होने वाली ननद मेरे पास आई। उम्र में मुझसे कुछ ही बड़ी थी, लहजे में मासूमियत थी। मुस्कुराकर बोली कि शादी में अभी 1 महीना रह गया है, अगर भाई का नंबर चाहिए तो दे दो, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शायद इसे लगा कि हर दुल्हन अपने होने वाले शौहर से बात करना चाहती है। मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं। सच ये था कि मैंने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की थी, और अब जब फैसला हो चुका था तो बात करने से क्या बदल जाना था। मगर किस्मत ने खुद पहला जुमला लिख दिया। शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले मेरे फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक सादा सा पैगाम था। सलाम भेजने वाला महमूद था। इसने अपना नाम लिखा जैसे मैं इसे पहचानती ना हो, और फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? वो सवाल मेरे लिए गैर मुतवक्का था। मैं देर तक इस स्क्रीन को देखती रही। मेरे पास इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। अगर मैं कह देती कि खुश नहीं हूँ तो क्या शादी रुक जाती? क्या फैसले बदल जाते? नहीं। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी राय सिर्फ एक रस्मी चीज़ है जिसका नतीजों पर कोई असर नहीं। मैंने जवाब लिखा, जी मैं खुश हूँ। ये पहला झूठ था जो मैंने अपनी शादी के नाम पर बोला, और शायद यही झूठ मेरी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बनने वाला था। इसका सवाल पढ़कर मेरे अंदर एक अजीब सी खलबली मच गई। एक लम्हे के लिए मैंने वाकई सोचा कि अगर मैं इस वक्त सच लिख दूँ, अगर मैं कह दूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या बदल जाएगा? जवाब में मुझे खुद ही मिल गया, कुछ भी नहीं। न शादी रुकती, न फैसले बदलते, न किसी को फ़र्क पड़ता। मेरी खुशी या नाखुशी महज एक रस्मी सवाल थी, ऐसा सवाल जिसका जवाब पहले से तय था। इसलिए मैंने भी वही लिख दिया जो मुझसे तौखा की जा रही थी। मैंने जवाब दिया कि मैं खुश हूँ। हालांकि सच ये था कि मैं खुश नहीं जानती थी कि खुशी किसे कहते हैं। मैंने महमूद को खुद नहीं चुना था, बल्कि मुझे चुन लिया गया था। मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं था, न मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थी, मगर मुझे एक नई जिम्मेदारी के बोझ के नीचे ढकेल दिया गया था और मैंने मज़ाहमत नहीं की। मेरा होने वाला ससुराल एक भरा पूरा घर था। 2 नंदे, 4 देवर, सास ससुर और सास की सास यानी दादी सास, सब एक ही छत के नीचे। मुझे बताया गया कि ये एक मजबूत ख़ानदान की निशानी है, मगर मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि इतने लोगों के दरमियान कहीं मैं खुद को खो ना दूँ। मेरा कमरा दिखाया गया, इतना बड़ा, इतना सजा हुआ कि लगता था किसी खास मेहमान के लिए तैयार किया गया हो, किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे कुछ दिन रखकर तारीफ के साथ सौंप दिया जाना हो। बिस्तर दुरुस्त, अलमारियां खरीने से रखी हुई, हर चीज़ अपनी जगह, बस दिल बेतरतीब था। दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर थी। वो लोग अपनी रिवायतें निभा रहे थे और मेरे माँ बाप अपनी इस्ताअत से बढ़कर कोशिश कर रहे थे। हर रस्म अदा हो रही थी, हर रिवाज पूरा किया जा रहा था, जैसे शादी नहीं बल्कि किसी खर्च की अदायगी हो रही हो। और फिर वो दिन आ गया। मेरा दिल बेवजह तेज धड़क रहा था। मैं दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी रही। चारों तरफ रोशनी थी, कैमरों की चमक थी, लोगों की आवाज़ें थी, खुशी के नारे थे, मगर मेरे अंदर ये गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो शोर में भी सुनाई दी जाती है। महमूद ने फ़ोटो सेशन से साफ इनकार कर दिया और इसने कह दिया कि वो
برائڈل فوٹو شوٹ کے حق میں نہیں ہے۔ کسی نے زیادہ اصرار نہیں کیا، شاید اس لیے کہ میری بھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں پہلے ہی خود کو ایک منظر کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تصویر بنے یا نہ بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی شدہ ہونے والی کزن نے مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ اس نے کہا کہ تم بہت معصوم ہو، بہت فرمانبردار ہو، ہمیشہ دوسروں کی بات مانتی آئی ہو، شادی بھی گھر والوں کی پسند سے کر رہی ہو، مگر شادی کے بعد کبھی کبھی اپنی بھی سوچ رکھنا۔ جہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہو وہاں خاموش مت رہنا۔ میں اس کی بات سنتے رہی، مگر اندر سے جانتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ میں ہمیشہ خاموش رہ کر ہی ہارتی آئی تھی۔ میں اپنی آواز خود ہی دبا دیتی تھی۔ حق لینا مجھے آتا تھا، مگر حق مانگنے سے پہلے ہی میں رک جاتی تھی۔ شاید گھر کی بڑی بیٹیاں واقعی ایسی ہی ہوتی ہیں، سب کے لیے مضبوط، خود کے لیے کمزور۔ آخر کار شادی ہو گئی، اور اب یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں سجے ہوئے بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ میری زندگی اب کس سمت جا رہی ہے؟ محمود کیسا انسان ہوگا؟ کیا میں اس گھر میں خود کو پہچان پاؤں گی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بس گہری سانسیں لے رہی تھی اور اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے میرا نیا سفر کھڑا تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں رشتہ بھی تھا، ذمہ داری بھی، اور شاید ایسی آزمائش بھی جن کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی جلدی اور سختی تھی، جیسے وہ کسی خاموش مقابلے میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہو۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں جیسے دلہن کو پہلی رات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، ویسے ہی دلہے کو بھی کئی طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں، اور وہ مشورے اکثر مرد کو یہ باور کرواتے ہیں کہ اس کمرے میں طاقت کا توازن کس کے حق میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس جگہ اختیار اسی کا ہے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس قسم کی عورت اسے چاہیے تھی، میں پہلے ہی ویسی ہی تھی، خاموش، حد میں رہنے والی اور سوال نہ کرنے والی۔ پھر بھی اسے یہ سب جتانا ضروری لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا، منہ دکھائی کا تحفہ دیا، گھونگھٹ اٹھایا، مگر اس لمحے میں بھی کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید بعض مردوں کو الفاظ میں نرمی برتنا سکھایا ہی نہیں جاتا، یا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہدایت کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ گھر میں بہت سے لوگ ہیں، اس لیے ہر بات کا خاص خیال رکھنا، کوئی بات کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس کی ماں کا خیال رکھنا، اس کے باپ کی عزت کرنا، اس کی بہنوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھنا۔ اس نے خاص طور پر یہ بھی کہا کہ وہ دیور بھابھی کے رشتے کے بارے میں زیادہ آزاد خیالات نہیں رکھتا۔ اس رشتے کی حدود ہونی چاہیے اور مجھے ان حدود کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھائی ابھی چھوٹے ہیں، وہ شاید مجھ سے زیادہ گھل ملنے کی کوشش کریں گے، مگر چونکہ میں بڑی ہوں اس لیے مجھے سمجھداری دکھانی ہوگی۔ اتنی ساری باتیں ایک ہی سانس میں سناتے ہوئے وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ میں کوئی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ہوں۔ شروع کی ہدایت آخر کی ہدایت میں گم ہو گئی اور میں خاموشی سے سر ہلاتے رہی، جیسے مجھے یہ سب یاد رہے گا، حالانکہ میرے ذہن پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ میں نے نادانی میں یہ سمجھا کہ شاید وہ ساتھ نبھانے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے، ایک گھر میں رہنے، باہر دنیا دیکھنے کی بات کر رہا ہے، مگر جلدی ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ جس چیز کو شادی کر رہا تھا اس کا مطلب میرے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے لیے شادی ایک مکمل رشتہ نہیں بلکہ ایک محدود سا تعلق تھا جسے وہ صرف مخصوص لمحوں اور مخصوص وقت سے جوڑ رہا تھا۔ وہ لفظ شادی کو ایک ایسے مفہوم کے لیے استعمال کر رہا تھا جس میں کمپانین شپ کم اور اختیار زیادہ تھا۔ یہ سب سن کر میں گھبرا گئی، دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا۔ میں پریشان تھی، اس لیے نہیں کہ میں کسی نئے رشتے میں قدم رکھ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس رشتے کی بنیاد وہ نہیں ہے جو میں سکھائی گئی تھی۔ میں خاموش بیٹھی رہی، مگر اندر کہیں ایک سوال جنم لے چکا تھا،
क्या मैं वाकई शादी के मतलब को समझती थी या मुझे बस एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया था जिसकी सीमत पहले ही तय हो चुकी थी। इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी जैसे कोई सवाल ही जुर्म हो। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि वलीमा ना करना हलाल नहीं होगा, और फिर अचानक इसने बात को ऐसे मोड़ दिया जैसे इसका ताल्लुक मेरे माँ बाप के पैसों से हो। मैं बेहद थकी हुई थी, जिस्म और ज़हनी दोनों जवाब दे रहे थे, मगर इसने मेरी कमजोरी को संजीदगी से नहीं लिया। सुबह होते होते मेरी तबीयत और बिगड़ गई। एक लम्हे को मैंने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, मगर कुछ देर बाद तबीयत में ज़रा सा फ़र्क आया तो बात वही दबा दी गई। घर की बड़ी औरतें इकट्ठा हुई और मुझे तसल्ली देने लगी कि ये सब शुरू में हर नई दुल्हन के साथ होता है, घबराने की कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मैंने भी खुद को यही कहकर खामोश कर लिया। हकीकत ये थी कि मैं वाकई बेहतर नहीं थी, बस इतनी संभल गई थी कि दिखाई ना दूं। नई दुल्हन ज्यादा बोलती नहीं, ये जुमला मैंने बार बार सुना था, इसीलिए मैंने अपना दर्द भी लफ्जों में नहीं ढाला और दिन चुपचाप गुजारने लगी। फिर जिंदगी ने अपना मामूली सा भाव पकड़ लिया, जैसे कुछ हो ही ना हो। शादी के बाद जब पहला हफ्ता शुरू हुआ तो मुझे सबसे पहले घर के रास्ते दिखाई दिए गए। एक एक दरवाज़ा, एक एक कोना और फिर किचन, जहां मुझे बताया गया कि अब ये जगह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे समझा दिया गया कि सुबह अंधेरे में उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, चाय तैयार करनी है, बच्चों को स्कूल के संभालना है, बर्तन धोने हैं, सब्जियां काटनी है और शाम को खाना भी बनाना है। मैं खामोशी से सुनती रही। घर की दूसरी औरतें आराम से बैठी होती, बातें करती और हर काम के लिए मेरी तरफ इशारा कर दिया जाता। मैं इस वक्त उम्र में भी कम थी और मिजाज में भी शर्मीली। लोगों के सामने बोलना मुझे मुश्किल लगता था, इसलिए मैंने सवाल करने के बजाय सब कुछ मान लिया। जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर रख दी गई, मैंने बगैर गिने उठा लिए। मेरे ससुराल में अफराद ज्यादा थे, इसलिए काम भी खत्म होने का नाम नहीं लेता था। कभी दादी सास कोई जुमला कह देती, कभी सास नई हिदायत सुना देती और नंदों का अंदाज अलग ही होता। मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। एक तो मैं नई थी, दूसरे मैंने बचपन से यही सीखा था कि बहू का काम बोलना नहीं, सहना होता है। बहू ने सर झुकाकर जीना होता है। ये सबक मुझे अब अमली तौर पर पढ़ाया जा रहा था। मैं दिन भर काम करती, रात को थक कर सो जाती और खुद से ये वादा करती कि कल शायद सब आसान हो जाएगा, मगर हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी महसूस होने लगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगी कि यह सिर्फ काम की बात नहीं, ये एक मुकम्मल खामोश आजमाइश है। मेरी सुबह एक ही तरतीब में शुरू होने लगी। मैं अंधेरे में उठती, जल्दी जल्दी नहाती, दुपट्टा मजबूती से संभालती और खामोशी से किचन में दाखिल हो जाती। इसके बाद शाम तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा होता जब मैं एक जगह बैठती। बर्तनों की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती रहती। चूल्हे पर कभी एक देगची उबल रही होती तो कभी दूसरी चढ़ी होती, कहीं दाल पक रही होती, कहीं चाय तैयार हो रही होती। मेरे हाथ रुकते ही नहीं थे, जैसे अगर एक लम्हे को भी रुक गए तो घर की सांसें टूट जाएगी। महमूद का मिजाज इस सब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपने जराबे तक खुद नहीं संभालता था। इसका हर काम जैसे फितरी तौर पर मेरी जिम्मेदारी बन गया था। वो दिन भर बाहर रहता और जब वापस आता तो कपड़े उतार कर यूं बिस्तर पर फेंक देता जैसे इन कपड़ों का कोई वजूद ही ना हो। मैं वो सब समेटती, धोती, सुखाती, तह करती, इस्त्री करती और फिर खरीदने से अलमारी में रख देती। इसके घर आते ही पानी देना, जूते एक तरफ रखना, अगले दिन के कपड़ों की फिक्र करना, ये सब मेरे मामूल का हिस्सा बन चुका था। कभी इसकी पैंट की जेबों में पड़े कागज, रसीदें और बिल निकालना मेरी जिम्मे आता। कभी इसके कपड़ों को आखिरी लम्हे में प्रेस करना। वो दिन के 10 मिनट भी ऐसा काम खुद करने को तैयार नहीं था और मैंने भी ये सवाल कभी जबान पर नहीं लाया कि क्यों। मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं छोटे छोटे कामों के गिर्द घूमने लगी, जैसे मेरी ज़ात का दायरा सिमटकर बस इन्हीं जिम्मेदारियों तक महदूद हो गया हो। मेरे पास न फारिग वक्त था, न सोचने का मौका। कोई ऐसा लम्हा नहीं मिलता था जिसमें मैं रुककर खुद से पूछ सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ या मुझे कैसा लग रहा है।
صبح سے شام تک کی مسلسل مصروفیات نے وقت کے احساس کو بھی بدل دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میری شادی کو 10 برس گزر چکے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہ تمام بوجھ اپنے اوپر لے لیا تھا جو میرے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ میں نہ بحث کر سکتی تھی، نہ انکار کرنا جانتی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو میری بات سننے کی ضرورت محسوس کرتا۔ میں بس کرتی جا رہی تھی، خاموشی سے، مسلسل، اور خود کو پیچھے چھوڑتی ہوئی۔ محمود کا رویہ میرے ساتھ دن بدن ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے لیے گھر لوٹنا کوئی خواہش نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہو جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ آتا تو بغیر کچھ کہے سیدھا کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا، چند نوالے خاموشی سے کھاتا، اور پھر موبائل اس کی دنیا بن جاتا، جیسے اس چھوٹی سی اسکرین میں وہ سب کچھ تھا جو اس گھر میں نہیں تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بات چیت کا واحد وقت رات کا ہوتا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، اور ان لمحوں میں بھی گفتگو یک طرفہ رہتی۔ وہ اپنی باتیں کرتا، اپنی ضرورتیں بتاتا، مگر کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں کیسی ہوں، میرا دن کیسا گزرا، گھر کے لوگ مجھے کیسے لگے، یا کیا میں اس سب بوجھ کے نیچے تھک نہیں گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید میں بھی اسی دائرے میں قید ہو چکی ہوں جہاں عورت کی شادی کے بعد کی زندگی صرف کام، خاموشی اور برداشت کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ہم لڑکیاں اپنے دل میں کتنے ہی خواب سجا لیتے ہیں، یہ امید کہ کوئی ہمیں سمجھے گا، ہمارے ساتھ وقت گزارے گا، ہنسے گا، بات کرے گا، اور کچھ لمحے ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی بھر کے لیے یاد بن جائیں گے۔ مگر مجھے تو پہلے ہی ہفتے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ میرے حصے میں ایسے کسی خواب کی تعبیر نہیں آنے والی۔ میں نے اپنے آس پاس بہت سے عورتوں کو دیکھا تھا جن کی زندگیاں بھی اسی طرح گزر رہی تھی۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں کھپ جاتی تھی، اور شوہر رات کو آ کر تھوڑا سا وقت گزارتا، پھر وہی خاموشی اور وہی معمول لوٹ آتا۔ شاید اس لیے اب مجھے یہ ماننا پڑ رہا تھا کہ شادی کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم لڑکیاں اپنے نازک دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتی ہیں کہ شوہر ہمیں وقت دے گا، ہم سے بات کرے گا، ہماری پسند ناپسند جانے گا، مگر اکثر حقیقت ان سب توقعات کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ شاید یہ خوبصورت خواب صرف محبت کی شادیوں کے حصے میں آتے ہیں، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے ایک سوال اٹھتا کہ کیا واقعی ہر محبت کی شادی بھی آخرکار اسی خاموشی اور دوری میں نہیں بدل جاتی؟ اور یہی سوال میرے دل میں ایک انکہی تھکن بن کر رہ جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یہ حقیقت سمجھ آنے لگی کہ محبت سے کی گئی شادیاں بھی ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں رہتی، وہ بھی آہستہ آہستہ یہ کام سی ترتیب میں ڈھل جاتی ہیں جہاں ابتدا کی نرمی کے بعد لڑائیاں، ناراضگیاں، منانے کی کوششیں اور طویل خاموشیاں اسی طرح جگہ بنا لیتی ہیں جیسے ہر دوسرے رشتے میں ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ابتدا میں ہم ان خاموشیوں کو برداشت سمجھ کر سہ لیتے ہیں اور بعد میں عادت بنا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی شوہر سے پوچھا جائے کہ بیوی کی کون سی بات اسے بری لگتی ہے تو وہ لمحوں میں کئی شکایتیں گنوا دیتا ہے، اور جب بیوی سے یہی سوال کیا جائے تو وہ بھی کچھ باتیں دل میں جمع کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر دو انسان ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، عادتیں اور خاموشیاں قبول کرنا ہی پڑتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں قبول کرنے کے بجائے برداشت کو رشتہ بچانے کا واحد طریقہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں جو لوگ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے اکتانے لگتے ہیں۔ ہر معمولی بات ایک مسئلہ بن جاتی ہے، ہر لفظ ایک الجھن، اور ہر چھوٹی غلطی ایک بڑا گناہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ شاید اس لیے مجھے لگنے لگا تھا کہ میری شادی بھی اسی راستے پر چل نکلی ہے جہاں محبت کوئی احساس نہیں بلکہ ایک لفظ بن کر رہ گئی ہے، اور زندگی ایک ایسی روزمرہ مصروفیات میں بدل گئی ہے جس میں نہ خوشی کا شور تھا اور نہ غم کا اظہار، بس ایک مسلسل تھکن تھی اور ایک ذمہ داری تھی جسے میں نے خاموشی سے اپنے دل پر بوجھ بنا کر اٹھا رکھا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی عورت ہونے کی قیمت ہے اور شاید یہی شادی کی حقیقت۔ میری شادی کا پہلا ہفتہ صرف گھر کے کاموں کا نہیں تھا بلکہ اس تھکن کا بھی آغاز تھا جو آہستہ آہستہ میرے اندر جڑ پکڑ رہی تھی اور مجھے یہ احساس دلانے لگی تھی
कि शायद शादी औरत की ज़िंदगी को आसान बनाने के बजाय मज़ीद मुश्किल बना देती है, और मैं इसी मुश्किल के पहले ज़ैने पर कदम रख चुकी थी जिसका अंजाम मुझे नज़र नहीं आ रहा था। दिन गुजरते गए और शादी को अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने महमूद को बताना शुरू किया कि मुझे ये हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। ये बात मैं एक दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता दोहराती रही, मगर इसके कानों तक शायद मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। इसे ये सब मामूली सा लग रहा था, जैसे औरतों की आम कमज़ोरी हो जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। घर के काम बढ़ते जा रहे थे और मेरा जिस्म अंदर ही अंदर टूटने लगा था। फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका दिल में एक अनजाना सा खौफ था। मैं किचन में दाल पका रही थी कि अचानक सर घूम गया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मेरे हाथ से गर्म पतीला छोड़कर नीचे गिर गया। दाल मेरे पांवों पर गिरी और जलने की तेज तकलीफ ने मुझे वही जमीन पर बिठा दिया। शोर सुनकर घर वाले भागते हुए आए। महमूद भी घबरा कर आया और पहली बार इसने मुझे यूं बेबस हालत में देखा। मुझे फौरन कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। यह खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से भर गया, क्योंकि ये इस खानदान का पहला बच्चा था। सबके चेहरे खिल उठे और दुआओं के जुमले गूंजने लगे। महमूद के चेहरे पर भी एक नई सी चमक थी, जैसे इसने मुझे पहली बार गौर से देखा हो। वो मेरे पास आकर बैठा, मेरे जले हुए पाँव की तरफ देखा और बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने खामोश मगर थके हुए दिल से कहा कि मैं तो एक हफ्ते से कह रही थी। इस पर इसने बस इतना कहा कि मुझे लगा मामूली बात होगी, और इसी एक जुमले ने मुझे अंदर से ये एहसास दिला दिया कि इस घर में मेरी तकलीफ तब माने रखती है जब वो किसी खुशखबरी के साथ जुड़ी हो। सबने यही कहा कि ये तो कोई गैर मामूली बात नहीं बल्कि खुशखबरी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मगर इस खुशी के बीच वो जुमला जो मेरी सास के मुंह से निकला वो सीधा मेरे दिल पर लगा। उन्होंने कहा कि अभी तो शादी को 1 महीना ही हुआ है और इसने इतनी जल्दी खबर सुना दी। इनके इस लहजे में सवाल भी था और शक भी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरी दादी सास ने फौरन बात का रुख बदल दिया और कहा कि आजकल तो ज़्यादातर लोग पहले ही महीने में ये खबर सुना देते हैं। अगर 4 महीने बाद बताते तो यही कहा जाता कि बच्चों का मसला है, और अब बता दिया है तो भी एतराज़। फिर उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मुझे हौसला दे रही हो, शायद इसलिए कि वो मुझे कुछ हद तक अपना समझने लगी थी, या शायद इसलिए कि इन्हें अपनी बहू से ज़्यादा मुझ में सच्चाई नजर आती थी। मैं भी इनके साथ खुद को महफूज महसूस करती थी, क्योंकि शादी के बाद बहू को जहाँ ज़रा सा भी अपनायत मिल जाए वो इसे सहारा समझ लेती हैं। मुझे अपनी माँ की बात भी याद आई जो इसने रुखसती के वक्त कही थी कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो कदम मजबूत हो जाते हैं, बाद में औरत सांस भी ले सकती है। इसी सोच ने मेरे दिल को कुछ ढाढ़स दी और मैं खुद को समझाने लगी कि शायद यही बेहतर है। मगर पहले हमल की हकीकत ये थी कि हर दिन नया इम्तिहान था, हर दर्द नया एहसास बनकर आता था और हर लम्हा मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास दिलाता था। मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन इसके बावजूद घर वाले कुछ हद तक मेरा ख्याल भी रखने लगे थे। कभी काम कम करवा देते थे तो कभी हिदायत दे देते थे कि ज़्यादा मेहनत ना करो क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने बताया कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। मैंने सबके चेहरों को गौर से देखा, किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं थी, मगर वो खुशी भी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। और इसी लम्हे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयाँ खामोश होती हैं। इन्हें क्या नहीं जाता, इन्हें कहा नहीं जाता, मगर वो आंखों में लिखी होती हैं। बेटी की खबर सुनकर सबने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, बाद में बेटा भी हो जाएगा। ये भी खुशी की बात है कि बेटी आने वाली है, मगर इस खुशी में वो जोश और चमक नहीं थी जो बेटे के जिक्र पर खुद ब खुद आ जाती है। दिन गुजरते गए और मेरे ससुराल वाले अब मुझे बार बार समझाने लगे कि काम कम करो, कहीं आखिर में ऑपरेशन न करना पड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने आखिरी 3 महीनों में महमूद को मुझसे परहेज का वाज़ा मशवरा दिया था। जब मैंने ये बात महमूद को बताई तो वो पहली बार वाकई संजीदा और उदास नजर आया। इसने खामोशी से कहा कि अगर ये तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर है तो वो सब्र कर लेगा।
इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे शायद इसे पहली बार मेरी तकलीफ का एहसास हुआ हो, और शायद वाकई कहीं ना कहीं इसे मेरी फिक्र भी है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और फिर वो दिन आ पहुंचा जब मुझे जचगी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा कि हालात ठीक नहीं हैं और छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरे दिल में खौफ उतर आया, क्योंकि मैं इंतज़ार गाह में बैठी एक औरत की बातें सुन चुकी थी जो कह रही थी कि छोटे ऑपरेशन के टांके ज़्यादा तकलीफ देते हैं। इसकी बातों ने मेरे दिल में मज़ीद घबराहट भर दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हर दर्द बर्दाश्त किया, हर लम्हा हिम्मत बांधे रखी, मगर आखिर में डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर ऑपरेशन ना किया गया तो मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। और इसी लम्हे मेरे लिए फैसला आसान हो गया। ऑपरेशन हुआ, टांके लगे, दर्द भी नाकाबिले बयान था और खौफ भी, मगर जब मेरी बच्ची सही सलामत दुनिया में आई तो मुझे यूं लगा जैसे सारी तकलीफ़ों का मकसद पूरा हो गया हो। मगर इस खुशी के साथ एक तलख हकीकत भी सामने आ गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी की पैदाइश पर खुशी का वो शोर नहीं था जो मैंने ख्वाबों में सोचा था। घर आने वाले मुबारक देने वालों को भी बस रस्मी तौर पर चाय पेश की जा रही थी, और इसी खामोशी में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ खुशियाँ हमारे माशरे में अब भी शर्तों के साथ मनाई जाती हैं। चाय के साथ मिठाई तक नहीं रखी गई। हालांकि यह ख़ानदान का पहला बच्चा था, और वो भी मेरी पहली बेटी, जैसे मैंने कोई 7-8 बेटियां पैदा कर दी हों और अब इनके हिस्से की खुशी ख़त्म हो चुकी हो। इस वक्त शायद मैंने दिल पर इतना नहीं लिया था, मगर आज ये कहानी दोहराते हुए मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरा पूरा ख़ानदान, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी हद से ज़्यादा रिवायती और घर से फटे ख्यालात के कैदी थे। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या सोचेगा। रस्म व रिवाज और दुनियादारी के सिवा किसी ने मेरी हालत नहीं देखी। मेरी अपनी माँ ने भी आकर ये जुमला कहा कि अगर पहले बेटा हो जाता तो बात ही कुछ और थी, फिर बेटी आती तो इतना बुरा न लगता। खैर, अब अल्लाह खैर करेगा। 1 साल बाद दोबारा कोशिश कर लेना। और मैं ये सोचकर अंदर ही अंदर टूट रही थी कि मैं अभी तो इतने दर्द और खौफ से निकली हूँ, अभी भी बदन टाकों की तकलीफ से कर्रा रहा है और लोग मुझसे अगली आजमाइश की उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, मगर मैं कम से कम 3 साल का वक्फा चाहती थी। वैसे भी यह पहला बच्चा मेरी मर्जी या मंसूबा बंदी से नहीं हुआ था, मुझे तो खबर तक नहीं थी। फैसला कहीं और हो चुका था। अभी हमारी शादी को 10 महीने ही हुए थे कि मेरी गोद में 10 दिन की नन्ही सी बेटी आ गई, और मेरी सास लोगों के सामने इस तरह शर्मा शर्मा कर बात कर रही थी जैसे ये बच्ची किसी और की हो, जैसे ये इनके बेटे की औलाद ना हो बल्कि कोई अनजान सी निस्बत हो। वो बार बार कह रही थी कि असल में हमने 7वें महीने में ही डिलीवरी करवा ली थी, क्योंकि मसला बन गया था। हालांकि हकीकत ये थी कि मेरी बेटी पूरे 9 महीने की थी। शायद वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सब कुछ ठीक वक्त पर हुआ है। कहीं कोई ये ना सोच ले कि इनकी बहू शादी से पहले माँ बनने वाली थी। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि हमारे माशरे में बेटी की पैदाइश से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ लोगों की ज़बान और शक होता है, और औरत को अपनी सच्चाई छुपाने पर भी मजबूर कर दिया जाता है। इस माशरे में औरत की ज़िंदगी अक्सर नामालूम चैलेंजेस से भरी होती है, और मैं इस वक्त पूरी तरह अनजान बैठी थी। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि आने वाली असल मुश्किलात और मेरे शौहर की हकीकी हरकत का क्या होगी। घर वाले बस इतनी मेहरबानी कर रहे थे कि अब तुमसे घर के काम नहीं करवा रहे, अपना और अपनी बेटी का खुद ख्याल रखो, जैसे ये कोई बहुत बड़ा एहसान हो। मगर मेरे लिए सब कुछ नया और भारी था। हर हरकत में दर्द और थकन थी। कभी दाएं करवट लेती तो टाकों में जलन होती, कभी बाएं करवट से पीठ पसीने में भीग जाती। बेटी को गोद में उठाना, दूध पिलाना, इसको साफ करना और बार बार जागना, ये सब मेरे लिए एक इम्तिहान था। घर में कोई नहीं था जो मेरा हाथ पकड़कर कहता कि आराम करो, मैं देख लूंगी। मेरी सास कभी कभार झांकने आती और बस इतना कहकर चली जाती कि बच्चे के बाद औरतें तो एक दिन में उठ खड़ी होती हैं, तुम भी बस नाजुक बन गई हो। मेरी ननद भी कभी कभार आती, वो भी तब जब बच्चे को मैंने नहला धुला दिया होता। बस चेहरा देखकर कहती,
अरे कितनी प्यारी लग रही है। 2 मिनट के लिए गोद में लेती और फिर कहती, भाभी इसने अपना पैम्पर गंदा कर लिया, साफ कर दो। और बच्ची वापस मेरी गोद में रखकर चली जाती, जैसे ये सब मेरा ही काम हो। दिन ब दिन मेरी हालत कमजोर होती गई और मैं बार बार सोचती रही कि शायद माँ बनना इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। तीसरा दिन आया, रात का वक्त था, बच्ची सो चुकी थी। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल खामोश थी। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम से कम आज तो सुकून से सो गई है। पिछले 2 दिन से मुसलसल रोती रही थी। मेरी आंखें नींद से बोझल थी कि अचानक दरवाज़ा हल्का सा चरचरा कर खुला। महमूद अंदर आया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आहिस्ता से बोला, आज तो ये सो गई है, पिछले 2 दिन से तो बस रोती रही थी। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, हाँ बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, मगर अभी तो ये घंटे से सो रही है, बल्कि मैं सोच रही थी कि इसे उठाकर दूध पिला दूं। महमूद फौरन बोला, नहीं नहीं, इसे आराम करने दो, अभी तो बस सोई है। मैं हैरान होकर पूछा, क्यों? वो बोला, कुछ नहीं, बस इसे सुकून से सोने दो, और दरवाज़ा आहिस्ता बंद करने लगा। इसकी हरकत मेरे लिए अजीब थी। मैंने कहा, महमूद तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? वो मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो ये बच्चा हो गया है ना, देखो मैंने कितना सब्र किया, अब तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी ना? मैं कुछ समझ नहीं पाई, हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो थोड़ा करीब आकर बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और खुशी का मिला जुला एहसास जाग उठा। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि शायद शादी के बाद भी कुछ लम्हे ऐसे आ सकते हैं जहां मर्द भी औरत की कमजोरी और थकन को महसूस करे। और ये लम्हा बिल्कुल गैर मुतखा लेकिन हैरत अंगेज था, जैसे जिंदगी ने एक नया रुख दिखा दिया हो। मेरा जिस्म अभी संभला भी नहीं था कि महमूद ने दोबारा इसरार शुरू कर दिया। मैंने कांपते हुए कहा, महमूद अभी नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कम से कम 2 महीने तक परहेज करना है। मेरे टांकों में अभी भी दर्द है, तुम्हें पता है मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन वो हंसते हुए बोला, डॉक्टर तो सिर्फ खबरदार करते हैं, कुछ नहीं होगा, तुमने तो जैसे मेरी जान ले ली है। मैंने खौफजदा होकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, रुक जाओ। मगर वो मेरी बात सुनने के बजाय मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरो मत। मैंने बार बार अपने आंसू और कांपते जिस्म के साथ कहा, नहीं महमूद प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। इस रात मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। हर सांस हर हरकत दर्द से भरी हुई थी और मेरा जिस्म खून के बहाव के साथ खामोश चीख रहा था। मेरे आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे और मैं दर्द से कांप रही थी। मैंने धुंधली आवाज में कहा, महमूद बस करो, बहुत तकलीफ हो रही है। फिर भी वो नहीं रुका। जब वो देख गया कि मैं सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही हूँ और बेहोश होने लगी हूँ, इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर दरवाज़ा खोलकर चीखने लगा, कोई है? डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बीवी की हालत खतरे में है। सब लोग डरते हुए आए और मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने गुस्से से मुआयना किया और कहा, टांके टूट गए हैं, ये कैसे हुआ? महमूद के पास कोई जवाब नहीं था। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने फौरन कहा, ब्लड की बोतल मंगवाओ, मामूली गलती इनकी जान ले सकती है। नर्सें दौड़ती हुई अंदर आई। एक ने मेरे हाथ में ड्रिप लगाई, दूसरे ने पट्टी खोलने की कोशिश की, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं होश खो बैठी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब आंख खोली तो मेरे इर्द गिर्द सफ़ेद रोशनी की चमक थी, जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। जिस्म में दर्द था लेकिन एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था और मैं सोच रही थी कि शायद ये लम्हा ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का आगाज़ था। एक ऐसा इम्तिहान जिसने मुझे मजबूत बनाने के बजाय मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था और मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या करना होगा। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली वाले दिन के इंतहा? नर्सें जल्दी जल्दी आ रही थी और मेरे जिस्म में दर्द की लहर एकदम दौड़ गई। मैंने धुंधली और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? नर्स ने हाथ पकड़कर कहा, आपकी बच्ची महफूज है, आपका शौहर इसे संभाल रहा है, आप अभी कुछ ना बोलें, बस आराम करें। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे चेहरे से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
दिल ही दिल में मैंने सोचा, अगर ये माँ बनने की खुशी है तो मैं कभी दोबारा ये खुशी नहीं चाहूँगी, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ इसने मेरी रूह को भी जख्मी कर दिया है। डॉक्टर जोर जोर से बात कर रही थी। मेरे कानों में हर लफ्ज धुंधला सा महसूस हो रहा था। वो कह रही थी, जल्दी ब्लड की बोतलें मंगवाओ वरना मरीज की जान खतरे में है। महमूद के चेहरे पर पहली बार खौफ और घबराहट साफ नजर आई। वो बाहर भागा। कुछ देर बाद 2 लोग वापस आए। एक के हाथ में ब्लड की बोतलें थी और दूसरे के हाथ में रिकॉर्ड के कागज। मुझे एक बेड पर लिटा दिया गया, मशीनें लगाई गई और मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म खत्म होता जा रहा है। मैंने आंखें बंद की और हल्की सी आवाज में बस एक बात कही, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। नर्स ने सुई लगाई, खून की बोतल लटकाई गई और डॉक्टर के हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। मैंने अपनी धड़कन को तेज और बेतरतीब महसूस किया। हर अज़ू कांप रहा था। हर कानों में अजीब सी दूर की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मुझे बुलाने आया हो। महमूद मेरे पास खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके हाथ में भी कांपना साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर ने इसे बाहर जाने को कहा और वो जाने लगा तो मैंने बामुश्किल आवाज निकाल कर कहा, मेरी बच्ची को मत छोड़ना। फिर मेरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। मुझे मालूम नहीं कितना वक्त गुजरा। जब आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल की एक नर्स को अपने करीब खड़ा पाया और दूसरे कमरे में एक नर्स मेरे साथ थी। इसने बताया, ऑपरेशन कामयाबी से हो गया है, आपके टांके दोबारा लगा दिए गए हैं और आपकी बच्ची महफूज है। मैंने सांस लिया। दर्द अभी भी था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ, जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया हो और अब एक नई शुरुआत की रोशनी सामने नजर आ रही थी, जिसमें खौफ, दर्द और उम्मीद सब एक साथ जकड़े हुए थे। अब मुझे वाकई सख्त आराम की जरूरत थी, लेकिन दिल की एक बेचैन कैफियत मुझे पुरसुकून नहीं होने देती थी। मैंने फौरन पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? नर्स ने नरम लहजे में जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ज्यादा बात ना करें, बस आराम करें। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में खामोशी से रोती, जैसे सब दर्द और खौफ एक साथ बहने लगे हों। 2 दिन बाद जब मेरी हालत कुछ बेहतर हुई तो डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, आप वाकई खुशकिस्मत हैं। अगर 5 मिनट और ताखिर हो जाती तो आपकी जान बचाना मुमकिन नहीं था। मैं खामोशी से इसकी बात सुनते रही और आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में सोच रही थी कि अगर किस्मत में माँ बनना लिखा था तो क्या इतनी बड़ी आजमाइश भी लाजमी थी। इसी दौरान महमूद कमरे में फूलों के साथ दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, देखो सब ठीक हो गया ना। लेकिन मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरे दिल में खौफ और दर्द एक साथ बैठ गए थे। मैं चाहती थी कि इसे बताऊं कि इसकी जिद ने मुझे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया, लेकिन अल्फाज जबान पर नहीं आए। मैंने बस इतना कहा, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो बोला, तुम नाराज हो? मैंने आंखें बंद करके रुख दूसरी तरफ कर लिया। रात जब सब सो गए, मेरी बेटी अचानक जाग गई और हल्की आवाज में रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर इसे गोद में लिया। मेरे टांगों में अभी भी दर्द था, लेकिन इसे सीने से लगाते ही आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, बेटी तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब बर्दाश्त किया है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई तो मेरी ननद कमरे में दाखिल हुई और तंजिया लहजे में बोली, अरे भाभी अब तो बड़ी नाजो नखरे वाली बन गई हो। मैं खामोश रही। दिल में सोच रही थी कि कभी कभी जिंदगी की हकीकत और लोगों की तर्ज अमल ख्वाबों से कहीं ज्यादा तलख होते हैं और यही जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश होती है, जिनमें इंसान की बर्दाश्त और सब्र को परखा जाता है। डॉक्टर ने बताया कि टांके लग गए हैं और अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जवान हूँ और सेहतमंद हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब भी खौफ और दर्द के साए छुपे हुए थे। मैंने कुछ न कहा, बस चुपचाप अपनी बेटी को दूध पिलाती रही और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि मेरी बच्ची हमेशा सलामत और खुशहाल रहे। दिन गुजरे, लेकिन वो रात जब मैंने मौत को करीब से महसूस किया था, मेरी रूह से कभी नहीं निकली। इस हादसे ने मुझे अंदर से हिला दिया था और महमूद के साथ मेरा ताल्लुक भी बदल गया था। मैं अब इससे कम बात करने लगी थी और शायद वो समझ गया कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन वो कभी ये नहीं जान सका कि मेरी खामोशी के पीछे कितनी गहरी अजियत छुपी हुई थी। जब मैं घर वापस आई तो सबके चेहरे पर वो सख्ती और फिक्र नुमायां थी जो किसी डांट या हादसे के बाद रह जाती है। मेरे शौहर का रंग अभी भी फीका था। इसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें ऐसी थी
जैसे किसी ने मिट्टी में नखुश खींच दिए हो। मेरे ससुर मेरे शौहर के सामने खड़े थे। इनके लहजे में वो रोब भी था जो वालिद में होता है, और वो दर्द भी जो किसी बहू को इस हालत में देखकर पैदा होता है। उन्होंने महमूद से सख्ती से कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीवी मर भी सकती थी या हमेशा के लिए बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो सकती थी। तुमने इसे इस हालत में रखा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपनी बेटियों को भी इसी अजियत में डाल सकते हो। घर की फिजा एकदम खामोश हो गई। दीवारें भी शायद मेरी चीखें सुन रही थी। खिड़कियां जान रही थी कि मेरे साथ क्या गुजरा है। मेरी सास भी आई। इनकी आंखों में फिक्र और अफसोस था। उन्होंने सर पर हाथ रखा और आहिस्ता कहा, बेटा, हमें तुम्हें पहले समझाना चाहिए था। हम अपनी औलाद की गलती भी माफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर हमारा दिल काम गया। डॉक्टर के अल्फाज ज़हन में ताज़ा थे, खासकर वो जुमला कि अगर एक लम्हा और देर हो जाती तो शायद मैं बच भी नहीं पाती और इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता था। महमूद का चेहरा शर्मिंदगी और खौफ दोनों से भरा था और एक हफ्ते तक वो मेरे कमरे में नहीं आया। नजरें झुकी रही, जैसे खुद से नजर मिलाने की हिम्मत ना हो। इन दिनों घर वाले मेरी बेटी और मेरे दोनों का खालिस ख्याल रख रहे थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि बाथरूम जाना भी किसी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। मेरी टांगें बोझ बन चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे और मैं अपनी बेटी को खुद गोद में उठाने की ताकत भी नहीं रखती थी। हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। मैं सिर्फ बेटी को देख सकती थी, इसके सर पर हल्का सा हाथ रख सकती थी और वो भी मेरे सामने खामोश रहती थी। एक अजीब सी खामोशी जो घर के हर कोने में छा गई थी, जैसे सबको एहसास हो चुका हो कि एक लम्हे की गलती कभी कभी औरत की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 10-15 दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। मैं हल्के हल्के कदम उठाकर चलने की कोशिश करने लगी तो पीठ में दर्द सा महसूस होता, मगर पहले के मुकाबले में बेहतर थी और अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को खुद उठा भी सकती थी। महमूद इन दिनों बैठक में बैठकर सो रहा था। शायद इसे खुद भी एहसास था कि वो खुद मेरे सामने आने के काबिल नहीं रहा। दिल तो चाहता होगा कि अपनी बेटी को उठाए, मगर डर था कि कहीं इसकी वजह से मेरे जख्म दोबारा न खिल जाए। फिर एक दिन इसकी दादी आई, जो बड़ी सख्त मिजाज मगर अंदर से नरम दिल थी। उन्होंने महमूद को बाजू से पकड़ा और हल्की सी ठस के साथ मेरे कमरे में ले आई। इनकी आवाज़ में ऐसी संजीदगी और सख्ती थी कि सब सीधे खड़े हो गए। चाहे बेटा हो या पोता, सबकी नजरें झुक गई थी। उन्होंने महमूद को डांटा, तुम बैठक में क्या कर रहे हो? जब वो दर्द और तकलीफ सह रही थी तुम कहाँ थे? तुमने जो कुछ किया वो दुश्मन के साथ भी नहीं होता, और तुम यहाँ बेटी के साथ मेहमानों की तरह बैठे हो। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी घर वाली है, तुम्हारा फर्ज है कि इसके पास रहो। इनके सख्त अल्फाज सुनकर महमूद का सर जमीन की तरफ झुक गया। इसके पास जवाब न था और वो बेबस सा मेरे कमरे में आया। इसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में ऐसे उठाया जैसे वो वाकई इसकी जान हो, और इसकी आंखों में नमी थी। वो मेरे करीब बैठा और आहिस्ता से बोला, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे कंट्रोल क्यों छूट गया। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कभी अजियत नहीं देना चाहता। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसकी बातें सुनी, दिल टूट चुका था, मगर मैं जानती थी कि बदला लेना या गुस्सा करना मेरी तकलीफ कम नहीं करेगा, बल्कि घर की फिजा को और बिगाड़ देगा। मैंने आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, ठीक है महमूद, मैंने तुम्हें माफ किया, बस दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। इस हादसे के बाद महमूद ने अपनी जिम्मेदारी को वाकई महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर कमरे में ही सोने लगा और रात को जब बेटी जागती तो वो पहले उठता, इसे उठाकर बाहर ले जाता, कभी इसे आहिस्ता आहिस्ता झुलाता, कभी प्यार से इसके गाल चूमता, और मैं सब कुछ खामोशी से देखती रहती थी। दिल में सोचती कि शायद अब इसने अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू कर दिया है। इस वाक़ये ने न सिर्फ इसे बल्कि पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। घर वाले भी मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगे और मैं जानती थी कि अगर मैं हर बात पर जवाब दूं तो घर की हर दीवार भी जैसे नाराज़ हो जाए। इसलिए मैं अक्सर चुप रहती। वक्त गुजरता गया और बेटी बड़ी हो गई। इसकी मासूम मुस्कुराहट, शरारती हरकतें और चालाकी सबके दिल जीत लेती। ताया इसे उठाकर खेलने ले जाते, फुप्पू इसके साथ खेलती और प्यार करती, दादा अपने हाथों से खिलौना खिलाते,
सब इसकी मोहब्बत में डूबे रहते और बेटी हर किसी के दिल में अपनी जगह खुद बना रही थी। महमूद भी पहले से ज्यादा नरम और एहसास हो गया। इसका लहजा पहले की सख्ती से आज़ाद हो गया। कभी कभी वो खुद बैठकर कह देता कि तुमने बहुत सह लिया है, अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और मैं महसूस करती कि एक इंसान वाकई अपनी गलतियों से सबक सीखता है। जिंदगी ने हमें दिखाया कि इसमें खुशियाँ और दर्द, आजमाइश और सुकून, मोहब्बत और गुस्सा सब मिलकर इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। और अगर हम इन्हें जिंदगी का हिस्सा समझ लें तो जीना आसान हो जाता है। ये सबक मेरे दिल में बस गया कि कुछ तकलीफें इंसान को मजबूत बना देती हैं और कुछ गलतियां इसे हकीकतन इंसान बनाती हैं। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया। अल्लाह ने हमें दोबारा माँ बाप होने का मौका दिया। इस बार हमारी दुआओं का फल बेटे की सूरत में मिला और यूं हमारी जिंदगी में खुशियों का एक और रंग भर गया। घर में हंसी, मोहब्बत और उम्मीद की लहरें दौड़ गई। महमूद की आंखों में भी पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसने अपनी जिम्मेदारी को मजीद समझा और बेटे के लिए भी वही मोहब्बत और हिफाजत दिखाने लगा जो बेटी के लिए सीखा था। मैंने अपने अंदर ये समझा कि जिंदगी में कभी कभी दुख और सदमा इतना गहरा होता है कि वो इंसान को बदल देता है और मोहब्बत, माफ़ी और समझदारी के जरिए हम न सिर्फ अपने रिश्तों को बचा सकते हैं बल्कि अपने दिल की सुकून भी पा सकते हैं। यही सब कुछ मैंने अपनी शादी, बेटी और बेटे के साथ गुजरते लम्हों से सीखा और जाना कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हमें हकीकतन इंसान बनाते हैं। मेरी गोद में वो खुशी आ गई जिसकी हर घर में ख्वाहिश की जाती है। यह खुशी जो हर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। घर में रोशनी और हंसी की लहर दौड़ गई और हर किसी के चेहरे पर एक अलग सा जोश और चमक दिखाई देने लगा, जैसे हर किसी के दिल में नया सुकून छा गया हो। मेरे शौहर महमूद के चेहरे पर भी यह खुशी की चमक थी, ऐसी जो शायद इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे, जैसे इसने जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। सब लोग मेरे बेटे को उठाकर गोद में लेते, इसके हाथ चूमते, गाल सहलाते और एक दूसरे से कहते कि अब घर में वाकई रौनक आ गई है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अब बेटे के आने से बेटी की अहमियत कम हो जाए, मगर खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी के साथ सबका प्यार पहले जैसा ही रहा, बल्कि मोहब्बत में इजाफा हुआ। मेरी दोनों नंदे भी अपनी मोहब्बत और शफकत के साथ बेटी के हर लम्हे में शरीक रही। वो इसे अपनी आंखों का नूर समझती थी और मेरी सास गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, इसे सहलाती, बातें करती और इसके लिए कहती कि यह हमारी सबसे बड़ी खुशी है। घर में मसरूफियात ज़रूर बढ़ गई थी, लेकिन खुशी का दायरा भी वसी हो गया था। हर काम के दरमियान मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। दो नंदे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। जब भी मैके आती, बच्चों के लिए तोहफे लाती, बेटे के लिए कपड़े, बेटे के लिए खिलौने, और मैं सब कुछ देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि मैं ऐसे घर में आई जहां मोहब्बत, अपनायत और खुलूस सब कुछ मौजूद था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। घर के तमाम अफराद एक दूसरे के करीब आ गए थे, हर खुशी में शरीक होते और हर लम्हे में एक दूसरे का ख्याल रखते। एक देवर की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो शादी के कुछ दिन बाद अपनी बीवी के साथ बैरून मुल्क चला गया। वो लोग वहाँ अपने नए घर में आबाद हो गए। कभी फ़ोन पर बात होती, तस्वीरें भेजते कि कैसा घर बनाया और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ख़ानदान वाले भी खुश हो जाते और कहते कि देखो, वो लोग दूर रहकर भी अपने रिश्ते को मजबूत रखे हुए हैं। अब घर में दूसरे देवर की शादी की बात चल रही थी और घर के हर कोने में नई बातें और हलचल थी। कभी लड़की देखी गई, कभी नए कपड़े आए, कभी तोहफे, कभी मंसूबे, और मैं दिल ही दिल में सोचती कि यह ख़ानदान वाकई अपनी मोहब्बत, रिश्तों की मजबूती और अपनायत के साथ ज़िंदगी के हर नए मरहले को खुशियों से भरता है। और मैं भी अपनी जिम्मेदारियों और मोहब्बत में शामिल होकर इस माहौल का हिस्सा बन रही थी जहां हर खुशी का रंग सबकी ज़िंदगी में बिखरा हुआ था। कभी कोई रिश्ता पसंद नहीं आया, कभी ख़ानदान के लोग अपने मशवरे देते और कभी मेरी सास अपने हिसाब से लड़की या लड़की तलाश करती, लेकिन हर सूरत में घर के माहौल में एक अजीब खुशी छाई रहती। सबके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान के आसार होते और मैं भी इनके साथ वो खुशी महसूस करती, क्योंकि मैंने हमेशा अपने घर को एक जुड़े हुए ख़ानदान की मिसाल के तौर पर देखा था।
जहाँ हर बड़ी बात पर सब इकट्ठा होते, हर खुशी सबकी खुशी बन जाती और हर मुश्किल सबके लिए सबको एक साथ लड़ना पड़ता। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी बस इसी सीधी सादी राह पर चलती रहे, बगैर किसी बड़ी ख्वाहिश के, बगैर किसी गैर ज़रूरी शौक़ के। जैसा कि ये काम औरत की ज़िंदगी होती है, जो सुबह उठती है, घर के काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, शौहर का ख्याल रखती है और यही सब इसकी दुनिया बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर घर में सुकून हो, मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए इज्जत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मेरे शौहर महमूद कभी ज़्यादा वक्त तो नहीं देता था, लेकिन वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता, इनके साथ नरम लहजा रखता, कभी सख्ती नहीं करता। बस वो एक इंसान था जिसकी ज़िंदगी काम और जिम्मेदारियों के गिर्द घूमती थी। घर आता, खाना खाता, बच्चों के साथ 2-4 मिनट खेलता और फिर आराम कर लेता। और मुझे इस बात पर कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों की ज़िंदगी देखी थी जो मुझसे भी ज़्यादा मुश्किलात में रह रही थी। मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी को वैसे ही कबूल करना चाहिए जैसे मिलते हैं। घर में रोज़मर्रा के काम होते, बच्चे खेलते, इनकी देखभाल होती और कभी कभी शाम को हम सब छत पर बैठ जाते। हवा चलती, छत पर बैठना सुकून देता। बच्चे खेलते और मैं इन्हें देखकर दिल ही दिल में बहुत प्यार करती। मेरी बेटी अपने भाई के पास बैठती, इसे चिल्लाती, गीत सुनाती और मैं देखकर सोचती कि यही असल ज़िंदगी है। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई बड़ा दुख, बस घर के बसात पर खुशियाँ। अब घर में दूसरे देवर की शादी की तैयारियां भी शुरू हो रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कभी कपड़े सजाए जाते, कभी दावत के इंतजाम किए जाते, कभी रिश्तेदारों के आने की तैयारियां की जाती और मैं इन सब को देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि ये ख़ानदान वाकई मोहब्बत, अपनायत और ताल्लुकात के खूबसूरत ताने बाने से बंधा हुआ है, जहाँ हर नया मरहला सबकी खुशी से शामिल होता है और हर दिन ज़िंदगी को एक नई उम्मीद और रंग से भर देता है। घर में हर तरफ खुशियों की हलचल थी। कहीं कपड़ों की बातें हो रही थी, कहीं जहेज की तैयारी, कहीं शादी की तारीख के बारे में गौर व फिक्र और हर जगह एक अजीब सी रौनक थी, जैसे हर कमरा अपनी खुशी की एक अलग दुनिया लिए खुल रहा हो। जब कोई औरत ऐसे माहौल में रहती है जहाँ सब लोग जुड़े हुए हों, एक दूसरे की खुशी और एक दुख में शरीक हैं, तो दिल में यह गहरा इत्मीनान पैदा होता है। और मैं भी इसी एहसास से मामूर थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। मैंने भी अपने आप को इसी भाव के साथ छोड़ दिया, बगैर किसी बड़ी ख्वाहिश के, बगैर किसी बुलंद ख्वाब के। बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट देखकर दिन गुजारना और शौहर की थकन देखकर इसके लिए खाना रखना मेरी दुनिया बन गई। रात के वक्त जब वो घर आता तो यही लगता कि मेरा घर वाकई मुकम्मल है और मैं अपने हिस्से की औरत बनकर अपने फराइज निभाते हुए जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आम थी, ना कोई बड़ी कहानी, ना कोई हैरान कुन वाकया, बस वही सुबह, वही शाम, वही मोहब्बत, वही जिम्मेदारी। लेकिन यही हकीकत है कि हर दिन सबके लिए खास नहीं होता। कुछ दिन बस गुजारने के लिए होते हैं और इन्हीं आम दिनों से पूरा घर बनता है, पूरा खानदान बनता है और इंसान अपनी जिंदगी इन्हीं मामूली लेकिन मुकम्मल दिनों में गुजार देता है। कभी कभी छोटे छोटे लम्हे, बच्चों की हंसी, शौहर की थकन, खानदान के साथ बैठक में हल्की सी बात, यही छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी को खास और यादगार बनाती हैं। और मैं यही कहती हूँ कि हाँ, यही जिंदगी है, सादा, आम, मगर दिल से जुड़ी हुई। और यही वो हकीकत है जो हर औरत के दिल में घर कर जाती है। और ये मामूली दिन ही दरअसल हमारी असल जिंदगी के रंग भरते हैं और यही दिन हमें मजबूत, साबिर और मोहब्बत करने वाला बनाते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।